डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता सुधीनी राजकीय उत्क्रांति। इसके जो रूपरेखा है, सांप्रदायिकता, राजनीति एवं राजनीतिक दल, संवैधानिक विकास, स्वतंत्रता का आगमन, स्वतंत्रता की ओर और सारांश। विद्यार्थी मित्रों, यह पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अरे राजनीति का हिस्सा है और आज ब्लॉक 1 यूनिट 2 इस लेक्चर के साथ हम आज फिनिश करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता, राजनीति एवं राजनीतिक दल। सांप्रदायिकता क्या है? जब धर्म और राजनीति का मिश्रण हो जाता है तो इससे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता लोगों के मन में एक अलगाववाद की भावना को पैदा करती है और धर्म की श्रेष्ठता, एक धर्म दूसरे धर्म पे श्रेष्ठ कैसे है, इस बात का व्याख्यान करती है। यह कहना सत्य नहीं है कि उपनिवेश पूर्व भारत में सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक काल से पहले भी थी, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उपमहाद्वीप में तेजी से बढ़ रहे साम्राज्यवाद विरोधी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका मुकाबला करने के लिए सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह उनके हित में था। जब धर्म, जाति, मजहब, पंथ के आधार पर भारत के लोग बटे रहेंगे तो औपनिवेशिक शासन को यहाँ शासन करने में आसानी होगी, सुलभता होगी। भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को नष्ट करने की कोशिश करते हुए विभाजनकारी कारकों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए और इस प्रकार सांप्रदायिकता जो थी वो औपनिवेशिक शासकों के हाथों का हथियार बन गया, राजनीतिक हथियार बन गया, जिसका वो बखूबी इस्तेमाल किए। 1757 से अगर देखा जाए तो लगभग 200 सालों तक उनका शासन रहा। सांप्रदायिक उन्माद के प्रभाव में लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं से उनका ध्यान भटक गया, जिससे उनके साम्राज्यवाद जो विरोधी स्वर थे वो मध्यम पड़ने लगे। अब हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिक राजनीतिक दल। इसमें बहुत से राजनीतिक दल हैं। उदाहरण स्वरूप हम मुस्लिम लीग को पढ़ते हैं। 1857-58 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शिक्षा मुसलमानों के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठन अस्तित्व में आए। कलकत्ता में नवाब अब्दुल लतीफ, सैयद अमीर अली और कई अन्य लोगों ने कलकत्ता मुस्लिम साहित्यिक सभा 1863, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया, तमाम शिक्षण संस्थाएं खोली। बेशक भले ही ये लोग अपने निजी जीवन में बहुत धर्मनिरपेक्ष थे, लेकिन उनकी गतिविधियां जो थी वो मुसलमानों के बीच अलगाववादी, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, प्रवृत्ति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार थी, प्रोत्साहित की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों द्वारा शुरू किए गए सुधारवादी आंदोलनों का मूल उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार था, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं के साथ नौकरी बाजार में अपने आप को कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार करना भी उसका एक तरह से मकसद था। इन सुधार आंदोलनों ने शायद ही इस समाज को आधुनिक ज्ञान से आलोकित करने का प्रयास किया। कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किए गए इस सुधार आंदोलन के सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने सांप्रदायिक राजनीति के उद्भव और विकास में मुस्लिम सांप्रदायिक दलों के लिए एक भूमिका बनाई। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इन घटनाओं पर कार्यात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुसलमानों के बीच अलगाववादी जो प्रवृत्ति थी उसको हर संभव कोशिश किया कि कैसे बढ़ाया जा सके। उनका तात्कालिक परिणाम मुसलमानों के लिए सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण की मांग थी, जिसने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के बीच एक कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक भावना, एक विभाजनकारी भावना पैदा करती है। मुसलमानों के लिए अखिल भारतीय राजनीतिक दलों में मुस्लिम लीग अग्रणी पार्टी रही है। पार्टी की स्थापना 1906 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के आशीर्वाद से ढाका में की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय मुसलमानों को
अलग करना चाहते थे। इसका मतलब साफ है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसकी बुनियाद ही यही थी कि जो राष्ट्र भावना से राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुटता थी उसको खत्म किया जाए, तोड़ा जाए। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की, सरकारी नौकरियों में उनकी सुरक्षा हो, सुरक्षित सीट हो, इसके लिए मांग की। उन्होंने लोगों को आज़ाद कराने और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति और विचारधारा का बखूबी इस्तेमाल किया। इस पार्टी ने 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसका भी समर्थन किया। 1920 के दशक के दौरान कई मौकों पर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टियां थी एक दूसरे के करीब आती दिखी, परंतु कालांतर में इनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। 1937 से 46 की अवधि के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग एक अत्यधिक अनुशासित और प्रभावी कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आया। 1940 में लीग की लाहौर बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव में भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई और यही बुनियाद था विभाजनकारी सोच का, जिससे आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप कई हिस्सों में बंट जाता है। जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में भी एक नए राष्ट्र का सृजन होता है, जो स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1945 में की थी। एक मांग जिसे अप्रैल 1946 में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विकास का कि दक्षिण एशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1764 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की और इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। अगले 100 वर्षों के दौरान संपूर्ण दक्षिण एशिया ब्रिटिश शासन के अधीन था। इंग्लैंड की संसद ने 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे अंततः इस क्षेत्र पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन की जिम्मेदारी जो ग्रेट ब्रिटेन की सरकार को सौंप दी गई, वहां के क्राउन क्वीन को सौंप दी गई। इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में भारत के राज्य मंत्री के अधीन भारत की गृह सरकार विभाग की स्थापना हुई। उन्होंने कानून बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की शुरुआत के साथ ही भारतीयों को इसमें समाहित करने के सिद्धांत की कल्पना की। रानी के चार्टर में निर्धारित इस प्रतिबद्धता को व्यवहार में लाने के लिए संसद ने 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और इसकी विशेषताएं थी कि गवर्नर जनरल को भारतीयों को विधायी कार्यों से जोड़ने का अधिकार दिया गया। प्रांत और प्रांतीय सरकारों में विधान परिषदों के गठन के प्रावधान किए गए। इस अधिनियम ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच स्वतंत्र खाते डिपार्टमेंट वितरित करने का अधिकार मिला। हालांकि इन कानूनों ने संवैधानिक विकास के क्षेत्र में प्रगति को चिन्हित किया, फिर भी वे भारतीय मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, इसके साथ ही विधायी निकायों में भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व की मांग उठ गई, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो पैन इंडिया काम करने लगी थी। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने विभिन्न विधायी निकायों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अनुमोदन किया। अब स्थानीय निकाय जैसे जिला बोर्ड, व्यापार निकाय, नगर पालिकाएं, विश्वविद्यालय, बड़े जमींदार आदि को प्रांतीय विधानमंडलों में अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधानमंडलों को केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को चुनाव करने का अधिकार मिल गया। विधायिका के सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। हालांकि यह कानून भारतीय लोगों की मांग को पूरा करने में असफल रहा, विफल रहा। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रतिनिधि संस्थाओं और विधायिकाओं को प्रभावी शक्तियां दिए जाने की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। जो चुनावी प्रणाली शुरू की गई उससे मुस्लिम नेता अब नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। इसके बाद इंग्लैंड की संसद ने 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो संशोधन सुधार के रूप में जाना गया।
यह कानून इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसने एक अलग चुनावी प्रणाली की शुरुआत की जिसमें विभिन्न जातियों, वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार भारत के विभाजन के बीज मार्ले मिंटो सुधार संशोधन के साथ बोए गए। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने 1919 का भारत सरकार अधिनियम पेश किया। इस अधिनियम ने प्रांतों में शासन की दोहरी प्रणाली शुरू की। अब दोहरी शासन प्रणाली में केंद्रीय स्तर पर वे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे और एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, तो इस पर शासित होने वाले जो मामले थे, विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, संचार, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून। इसी तरह जब दोहरे स्तर की शासन की व्यवस्था थी तो प्रांत स्तर पर जो विषय शामिल किए गए थे उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि आदि। अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद। द्वैध शासन प्रणाली जो डायरकी था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई। गवर्नर को प्रांत में कार्यकारी प्रमुख होना था। यह कानून लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार के साथ असहयोग की घोषणा की। राष्ट्रीय आंदोलन की इसके साथ ही तीव्रता बढ़ गई। भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इस संदर्भ में ब्रिटिश संसद ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इससे पहले कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम पूरी तरह से लागू होता, 1939 में दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में डूब गई। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का आगमन। भारत सरकार अधिनियम 1935-1936 में लागू हुआ और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फरवरी में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र के साथ इन चुनाव में हिस्सा लिया। कांग्रेस को भारी संख्या में वोट मिले, 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें 717 सीटों पर जीत हासिल हुई। कुल 482 मुस्लिम सीटों में से मुस्लिम लीग ने 109 सीटें जीती। प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें बनी और हिममुखी शासन के तहत प्रांतीय सरकारों की तुलना में उनका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। इस बीच सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित विश्व नेताओं ने नाजीवाद और फांसीवाद के खतरों के प्रति पूरे विश्व को आगाह किया। 1939 में जब हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया तो इन शक्तियों को डर का एहसास हुआ। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और सहित अन्य शक्तियां फांसीवाद विरोधी गठबंधन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जुड़ गई। इस गठबंधन को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार ने भारत को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में रखकर युद्ध की घोषणा कर दी, पर ऐसा करते वक्त वो भारत सरकार ने न तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परामर्श किया और न ही निर्वाचित सभा से इस पर सहमति ली। हिटलर की तीव्र प्रगति और भारत में राष्ट्रवादियों द्वारा सख्त बहिष्कार के कारण ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। इसलिए उसने भारत की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन भेजा। भारतीय नेताओं ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसको एक बैकडेटेड चेक बताया कि ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कांग्रेस ने ब्रिटेन से भारत छोड़ो के लिए कहा और इसने 9 अगस्त 1942 से विदेशी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू किया। सरकार ने क्रूर कदम उठाए, आंदोलन को बेरहमी से दबा डाला, कुचल दिया और लोगों को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया। अब हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की दुनिया से काफी अलग थी। तो जो प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा था और जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा था, ये काफी बदल चुका था। जो ब्रिटेन था वो एक शक्तिहीन राष्ट्र बन गया। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो जन आंदोलन था वो एक रोजमर्रा की बात बन गई। हर रोज
लोग राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। बढ़ते असंतोष के संदर्भ में और नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के तहत ब्रिटेन को यह क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन देश छोड़ने से पहले उन्होंने सांप्रदायिकता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों में विभाजित किया गया था। उसके बाद उपमहाद्वीप ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों में स्वतंत्रता के लिए कोई वास्तविक आंदोलन मौजूद नहीं था, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के साथ उन्होंने भी उसके कुछ टाइम बाद ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब हम सारांश पर चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया का सतत इतिहास जो रहा है वो 7000 वर्ष पुराना है। इसकी एक मिश्रित संस्कृति रही है जो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुई, इवॉल्व हुई, और यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, जोर देता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही आक्रमणों का शिकार रहा है। पहले आक्रमणकारी यहां आकर बस गए और ऐसा करते हुए मुख्य धारा में घुले मिले, लेकिन जो यूरोपीय थे ये आक्रमणकारी पहले से अलग थे। उसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और अपनी मातृभूमि से शक्ति और सत्ता का संचालन किया और अपने राज्य को समृद्ध किया। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर इस सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।